मारने का ये मामला सामने आया है। गोलीबारी में नया मोड़ सामने आया है। ससुराल वालों पर फायरिंग का आरोप लगा है। आपसी विवाद में गोली मारने का आरोप। घायल शख्स का इलाज चल रहा है। पिपरा के देनापट्टी के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि लूट के दौरान गोली मारने का मामला सामने आया है। आपसी वाद विवाद में ही गोली मारने का आरोप लग रहा है और ससुराल वालों पर फायरिंग का आरोप लगा है। गोलीबारी में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ससुराल वालों पर ही फायरिंग का दरअसल आरोप लगाया गया है। आपसी विवाद बताया गया और उसके बाद गोली मारी गई। खबर दानापुर से, जहां पर जगदीशपुर टोला गांव में कटहल तोड़ने के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बेचन राम के रूप में हुई है। इस घटना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कटहल के चलते कौन है, कौन मर्डर किया है? हमारा पिताजी का मर्डर हुआ है। कौन करने वाला कौन है? पवन यादव है। बेचन राम, उम्र करीब 80 वर्ष को लाठी से मारकर जख्मी कर दिया गया, जिस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए नौबतपुर थाना द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना में प्रयुक्त लाठी जिससे बेचन राम की पीट कर हत्या की गई है, उसे भी बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छपरा से बड़ी खबर, आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। मशरक के चांद कुदरिया की घटना बताई जा रही है। झुलसने से एक युवक घायल हुआ। गैस सिलेंडर फटने से युवक झुलस गया। मशरक के चांद कुदरिया की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर छपरा से अब तक पहुंचा रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भयानक ये हादसा है। गैस सिलेंडर फटने से युवक जो है वो झुलस गया है। आग लगने से 2 घर जल गए हैं। मशरक के चांद कुदरिया की घटना, जहां पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से 2 घरों में आग लग गई। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है और साथ ही साथ एक युवक के भी झुलसने की खबर मिल रही है। बिहार पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 110 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार की, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। संबंधित थानों से संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव एसएसपी के पास भेजा गया है। पुलिस इन अपराधियों के साथ साथ इनके परिवार वालों की भी संपत्ति खंगाल रही है। मुख्यालय से आदेश आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। चुन्नू ठाकुर और रणंजय ओंकार, छोटू राणा और पप्पू सैनी जैसे अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। चुन्नू ठाकुर 1987 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उस पर 42 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पर्सनल मोबाइल, मेरे जो सरकारी मोबाइल नंबर है, इस पे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा, आपके पहचान को गुप्त रखा जाएगा। जो भी आपको सूचना हो कि अपराधियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, चाहे वो अपने नाम पे हो, चाहे अपने परिवार के नाम पे हो, या किसी साथी के नाम पे हो, किसी नौकर के नाम पे, या किसी बेनामी तरीके से नाम पे संपत्ति अर्जित की हुई है, जितना आप सूचना देंगे हम लोग उसको उतनी कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया गया। बोकारो स्टील के मेन गेट के पास में धरने पर बैठी थी श्वेता सिंह। प्लांट के गेट को जाम किया गया था। बीएनएस की धारा 163 लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया श्वेता सिंह को। श्वेता सिंह ने कहा, आंदोलन को खत्म कराया गया, अब फिर से होगी मौत, तब होगा आंदोलन। खत्म कर दिए सब लोग मिल करके। सारे लोग आज जिस उद्देश्य से बैठे हुए थे, आज सारा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा भाई। सारे बोकारो के लोग देख लीजिए, आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा। अब हम लोग फिर से मरेंगे, दोबारा मौत देंगे, तब आंदोलन होगा। फिर से मरना पड़ेगा आंदोलन देने के लिए। चलो चलो पीछे चलो, गिरफ्तारी करने आए हैं। 44 लगा हुआ है ना। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए बोकारो में लोग जो हैं आक्रोशित हैं और अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि
श्वेता सिंह को भी देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या, अभी फिलहाल अपडेट क्या है इस मामले में, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अनुमंडल पदाधिकारी चास ने कल जब धारा 163 लागू किया, उसके बाद बोकारो की विधायक जो हैं बोकारो स्टील के मेन गेट के पास जाकर धरने पर बैठी थी। इसी दौरान डीसी, एसपी, एसडीएम सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने विधायक को कहा कि आप 163 का उल्लंघन कर रही हैं, और उसी दौरान श्वेता सिंह को हिरासत में लिया गया और हिरासत लेने के बाद उन्हें सर्किट हाउस में रखा गया है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 2 दिनों तक ये आंदोलन चला और वार्ता विफल हुई, उसके बाद धारा 163 लगाया गया और विधायक को अरेस्ट किया गया। फिलहाल जो स्थिति है सामान्य है, मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती जगह जगह की गई है। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर भी तैनाती की गई है। हालांकि जो कर्मी हैं वो आराम से आ जा रहे हैं और बोकारो स्टील के शहरी इलाकों में जहां तहां पेड़ और जहां जहां आगजनी की घटना हुई थी, वहां बोकारो स्टील टीए डिपार्टमेंट के द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। तो अभी देखना है, क्योंकि सुबह का समय है, क्योंकि अभी तक कोई वार्ता सफल नहीं हुई है। अब देखना यह है कि विस्थापितों का रुख क्या होगा। हालांकि विधायक ने कहा कि आंदोलन खत्म हो गया, अब लास्ट जब भी कभी अब इस तरह की घटना होगी तभी आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बोकारो विधायक ने एक मैसेज देने का काम किया है। अब देखना यह है कि क्या विस्थापित इनकी बातों को मानते हैं या फिर विस्थापित फिर से एक बार आंदोलन की मूड में आते हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए मृत्युंजय। बढ़ेंगे आगे और देखिए खबर पटना से। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने पोस्टर लगाकर के विपक्ष पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा है कि नीतीश कुमार के इरादे पर जो शक कर रहे हैं वैसे लोगों ने ही मुस्लिमों के खिलाफ काम किया है। पोस्टर में वक्फ संशोधन को मुस्लिमों के हित में बताया गया है। और बड़ी खबर, जेडीयू के नेता आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। बड़े मुस्लिम नेता आज प्रेस वार्ता करेंगे। जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखेंगे प्रेस के सामने। और आपको बता देंगे नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का जवाब देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहां पर अपना स्टैंड जो है वो मजबूती से रखने वाले हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना समर्थन देने वाले हैं और वो दरअसल बताने वाले हैं कि जेडीयू एक साथ है और बड़ी मजबूती से इस बिल के समर्थन में है। तो जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखने वाले हैं। मीडिया के सामने, प्रेस के सामने नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर के हो रहे विरोध का जवाब देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित और भी ऐसे तमाम मुस्लिम नेता भी मौजूद रहेंगे मीडिया के सामने और सवालों के जवाब भी देंगे। वक्फ संशोधन बिल और इसको लेकर के कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कई भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को इस बिल के बारे में पूरी तरीके से जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे में जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं इस बिल के बारे में कि वो जाने, ठीक तरीके से समझें ये बिल क्या कह रहा है। किसी के अहित में ये बिल नहीं है, बल्कि जो कमजोर वर्ग के मुस्लिम समाज के लोग हैं, महिलाओं के लिए, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए ये बिल और भी ज्यादा उनके काम की है, उनके हित की है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रवि, आज जेडीयू के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो बड़े मुस्लिम नेता हैं अपना स्टैंड क्लियर रख सकते हैं, पूरी जानकारी दीजिए, कब होगी पीसी? जी देखिए, यहाँ पे दोपहर के 1 बजे जो है वो प्रेस वार्ता जो है बुलाई गई है जदयू कार्यालय में। और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो मोर्चा है जदयू का, उसके अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। और खास बात यह है कि गुलाम गौस भी उस प्रेस वार्ता में रहेंगे, जो कि वही गुलाम गौस जो जदयू के एमएलसी हैं और लगातार वक्फ को लेकर के सरकार और एक ढंग से कहें कि जो पार्टी का जो स्टैंड है उस पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। वो लगातार इस बात की बात करते रहे हैं कि वक्फ को लेकर के पार्टी ने जो फैसला लिया है, जो समर्थन किया है, वो गलत है और खुल करके ये बात रखते आए हैं। हो सकता है कि जदयू कार्यालय में आज जब प्रेस वार्ता हो उसमें बड़े फैसले जो है वो भी लिए जा सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि इस मुश्किल वक्त में जहाँ पे
वक्त को लेकर के लगातार सियासत जारी है और पार्टी ने जिस ढंग से फैसला लिया है उसमें लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है। वैसे में एमएलसी जैसे बड़ा चेहरा जो है लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग होंगे, गुलाम गौस होंगे, वहां पे बैठ करके जो है यह महत्वपूर्ण विषय पर अपने अपनी राय रखेंगे। जी ठीक है रवि, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जेडीयू के स्टैंड को क्लियर करने के लिए, मजबूती से रखने के लिए जेडीयू के बड़े जो मुस्लिम नेता हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया के सामने उनके सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का जवाब देंगे। दिल्ली में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया है। अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी, ना मेरी हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। इससे पहले भी सीएम चेहरे पर अल्लावरू 2 बार साफ कर चुके हैं कि सीएम के फेस पर बाद में चर्चा होगी। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के एक नेता यशवंत कुमार ने कहा था कि महागठबंधन की तरफ से दलित नेता राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। यशवंत कुमार है लीगल सेल जो है विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं बिहार में, उनकी तरफ से कहा है कि राजेश राम को मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बात उन्होंने मांग की है सीएम पद के लिए। देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा सबसे पहले बिहार की जनता तय करेगी। किसी को अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। नहीं, डिमांड उठ रही है कि आप लोगों के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के किसका डिमांड उठ रहा है? राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष के लिए कि सीएम फेस होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर सवाल को टालते नजर आए। राजेश राम ने कहा, बैठक में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। जल्द ही सीएम के चेहरे और बाकी मुद्दों पर भी बात हो सकती है। नेता हैं आपके विधि प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष यशवंत कुमार, ऐसे बहुत सारे नेताओं की तरफ से अब डिमांड उठ रही है कि राजेश राम ही मुख्यमंत्री का फेस हो। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है आपके चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो राजेश राम। नहीं, देखिए, ये मुद्दा बहुत मतलब ये कोई बोला होगा वो विषय पर नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि हमारे राहुल गांधी जी ने जो हमारे जितने नवनियुक्त जो है अध्यक्ष है उनसे टिप्स जो मिला है वो टिप्स लेकर के पूरे उत्साह से जा रहे हैं ना आप लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल आखिर में, आपके प्रभारी से अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये जनता तय करेगी बिहार की। तो क्या चुनाव बाद आप लोग अपनी तरफ से बहुमत के आधार पर तय करने के आप लोग प्लान बना चुके हैं? देखिए, पहले तेजस्वी यादव को आप लोग नहीं मानेंगे? ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो हम क्या कहें, गठबंधन है तो हमको कई लोग न हैं, तो हम लोग जल्दी हम संकेत दे रहे हैं कि हम लोग जल्दी प्रयास में हैं कि हम लोग इस कदम को भी विराम दें। आगे चल करके कैसे हम गठबंधन को और बढ़िया सशक्त करें, तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। यानी चुनाव से पहले भी घोषणा संभव है मुख्यमंत्री? देखिए, ये हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जनसुराज पार्टी बिहार बदलाव रैली करेगी। इसकी जानकारी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने दी। मनोज भारती ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए नई सोच की जरूरत है जो सिर्फ जनसुराज के पास है। 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। युद्धन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। गोड्डा के सुंदर और गेरुआ नदी से बालू के अवैध उठाव पर एनजीटी कोलकाता ने बड़ा फैसला दिया है। एनजीटी ने मामले में 2 मेंबर की टीम का गठन किया। इसमें झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य और गोड्डा डीसी शामिल हैं। बताते चले आपको
यहाँ पर टीम को 20 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इधर देखिए गोड्डा में 4 जगहों से अवैध बालू उत्खनन हो रहा है। तो आपको बताते चलें कि इसमें देखिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य हैं और गोड्डा डीसी भी इसमें शामिल हैं। तो गोड्डा में 4 जगहों से अवैध बालू उत्खनन हो रहा है, जिससे बताते चले आपको विश्वास खानी घाट, नरोत्तमपुर घाट और कला डुमरिया और संग्रामपुर घाट पर बने पुल की हालत खराब हो चुकी है। मिनिस्ट्री को और बाकी अधिकारी को भी कई बार शिकायत की, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। तो उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोलकाता में आवेदन किया था। उस आवेदन के तहत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में 2 तारीख को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और डीसी गोड्डा रहेंगे और उनको इस पूरे मामले पर जांच कर रिपोर्ट सबमिट करना है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को है। 20 मई से पहले इनको रिपोर्ट सबमिट करना और साथ ही साथ जितने भी अथॉरिटी हैं उनको इसका जवाब भी दाखिल करना है। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर, राहुल गांधी के साथ जिलाध्यक्षों की बैठक में लिए गए अहम फैसले। हर जिले में कांग्रेस का बनेगा कंट्रोल रूम। तो आपको बताते चलें कि जिला अध्यक्षों के साथ दिल्ली में बैठक हुई, कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्षों के साथ बैठक हुई और इसमें आपको बताते चलें कि राहुल गांधी की मौजूदगी रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे थे और ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हर जिले में कांग्रेस का कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस की बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए राहुल गांधी वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग जो मौजूद थे और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ जो कई घंटों की बैठक हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी को मजबूत करने और विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले हैं। उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि हर जिले में जो है वो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और जो जिले की जो गतिविधि है वो उस कंट्रोल रूम से भी जो है वो संचालित होगी। और साथ साथ कहा गया है कि हर एक जिले में जो प्रवक्ता बनाए जाएंगे वहीं पे बैठ करके हर दिन स्थानीय मुद्दे पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिला अध्यक्षों को ये ताकत मिली है कि कहा गया है कि जहां से भी विधानसभा में उम्मीदवारों का चयन होगा, उन उम्मीदवारों के चयन में जिलाध्यक्षों की बड़ी भूमिका होगी। जिलाध्यक्षों से राय ली जाएगी कि वो उम्मीदवार कैसा है, क्योंकि जिला में रहते हुए वो बढ़िया से परखा है, तो वो उसकी एक भूमिका जो है वो बड़ी हो सकती है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो जिला कमेटी है या फिर जो बूथ स्तर की कमेटी है, उन सारे कमेटियों का जल्द से जल्द निर्माण करें और सभी जिलाध्यक्षों को ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हों और अपनी बातों को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें। तो ये तमाम जानकारियों के साथ जो है और फैसले लिए गए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती से उभर सके, क्योंकि 7 तारीख को कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो फिर पटना पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे रामनवमी की। तो देखिए रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में खास तैयारी की जा रही है और इस बार लाखों श्रद्धालु रामनवमी के मौके पर दर्शन करने आएंगे। ऐसे में 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। कारीगर 12 घंटे काम कर रहे हैं और पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ नैवेद्यम तैयार कर रहे हैं। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन के लिए आते हैं। पटना के महावीर मंदिर में नैवेद्यम की विशेष रूप से खरीदारी की जाती है और यही वजह है कि रामनवमी के मद्देनजर 20,000 किलो इस बार नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सारे कारीगर काम पर लगे हुए हैं और नैवेद्यम बनाकर उनकी पैकिंग भी की जा रही है, क्योंकि लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इस बार भी रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर आएंगे और नैवेद्यम जरूर से वो खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, बजरंगबली को प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। जी क्या कुछ ध्यान रखते हैं नैवेद्यम बनाने में? नैवेद्यम में बनाने में साफ सुथरा रखता है, जमीन आप देख सकते हैं कितना साफ सुथरा रहता है और हाइजीन मेंटेन करता है। जो भी मटेरियल यूज़ करता है वो स्टेनलेस स्टील का यूज़ करता है, मशीन्स हो गया और हैंड टच बहुत कम है मैडम। सिर्फ गोल बनाने के सिवा बाकी जितना भी है सब जो हम मशीनरीज है मैडम। सब कुछ मशीन से ही तैयार होता है? मशीन से तैयार होता है। कितने कारीगर, क्या कारीगर एक्स्ट्रा लगाए? कोई कारीगर काम कर रहा है? नहीं मैडम, ऐसे हम लोग तो पर 120 प्लस है, बस उतना ही हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हाँ, समय बढ़ा दिया गया है।
समय बढ़ा देख सकते हैं कि जो मशीन है, इन मशीनों में नैवेद्यम को तैयार किया जाता है। बहुत ही कम हाथ का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सिर्फ लड्डू का आकार देने के लिए जो कारीगर है वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं। पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ नैवेद्यम तैयार होता है। यही वजह है कि पटना का महावीर मंदिर नैवेद्यम के लिए भी जाना जाता है। इस बार रामनवमी के मौके पर 20,000 किलो नैवेद्यम तैयार किए जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। गढ़वा में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। रामनवमी जो है, देखिए यहाँ पर बड़े ही अच्छे से धूमधाम से लोग मनाते हैं, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। रामनवमी को लेकर के गढ़वा पुलिस द्वारा एक व्यापक रूप से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और पुलिस मुख्यालय का भी दिशा निर्देश जो है उसका अनुपालन अक्षरशः हम लोग कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आज सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और डीएसपी के साथ में हम लोगों ने बैठक भी की है। उनको लास्ट टाइम जो आवश्यक दिशा निर्देश देना है वो भी हम लोगों ने दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी इन दिनों पदयात्रा पर हैं। वो गुजरात के जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा पर निकले हैं। अनंत अंबानी की इस पदयात्रा में बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल हो रहे हैं। अनंत अंबानी नंगे पैर पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मेरे प्रिय मित्र अनंत अंबानी भक्ति, आस्था और आध्यात्म के साथ सनातन संस्कृति की पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में अनंत अंबानी ने कहा कि उनकी पदयात्रा का 8वां दिन है और द्वारकाधीश के दर पर पैदल चलकर जा रहे हैं। आवा दियो। द्वारकाधीश और मेरा पद यात्रा चालू है। मैं जामनगर मेरे घर से द्वारकाधीश की तरफ चल के जा रहा हूँ। आज मेरा 8वां दिन है और आप सबका शुभकामनाएं मुझे चाहिए और मैं द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने जा रहा हूँ और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।